मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाई का Sachin Tendulkar, what a wonderful Number 50 arrives for Virat Kohli. भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। अभी आपने जिन लोगों को देखा, ये सभी लोग हिंदुस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की गिनती में आते हैं। इन सभी ने जाने अनजाने में एक ट्रैप को बाईपास किया है, जिसको हिंदुस्तान का हर पेरेंट अपने बच्चे को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो ही ट्रैप है जिसमें हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को रोका जाता है, हमारे माइंड को ब्लॉक किया जाता है। इस ट्रैप का नाम है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। पर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ऐसा ही था, या इसमें समय के साथ में कुछ बदलाव किए गए? चलिए देखते हैं। भारत में पहले गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें गुरु अपने शिष्य की उन कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ को इनहेंस करता था जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट हो। पर जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ब्रिटिशर्स को ऐसे लोग चाहिए थे जो उनसे कोई क्वेश्चंस ना करें और चुपचाप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते रहे। और फिर लॉर्ड मैकॉले ने साल 1813 में एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमें सिर्फ एक क्लर्क बना के रख देता है और हमें ये सिखाया नहीं जाता कि सक्सेसफुल होते कैसे हैं। और 2026 में जहां एक महीने पहले आया हुआ आईफोन भी आउटडेटेड माना जाता है, हम आज भी वही 200 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं। आज हम इसी ट्रैप को गहराई से समझने के लिए 3 बच्चों की कहानी को सुनेंगे, लाल, बाल और पाल। चलिए लाल के घर में नजर डालते हैं। ये एक ऐसे परिवार से आता है जिसका घर 90s की फिल्म की तरह लगता है। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई माँ और एक भिन्न ब्याही बहन। सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। और ऐसी गरीबी से उठने के लिए लाल के परिवार वाले हमारी सरकार पे भरोसा करके उसे एक गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, ये सोच के कि वो पढ़ लिख के उनकी सारी तकलीफें दूर करेगा। पर हमारी सरकार ने भी इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, क्योंकि हमारी सरकारी स्कूलों की हालत भी किसी कीचड़ से कम नहीं है। और लाल जैसे काफी बच्चों के परिवार वाले एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद में लाल को एक ऐसी स्कूल में भेजते हैं जहां आज भी बैठने के लिए टेबल्स नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छी टीचिंग नहीं मिलती, और जहां दुनिया एआई की दौड़ में आगे बढ़ रही है, हमें आज भी उसी पुराने ब्लैक बोर्ड और चौक के तरीके से पढ़ाया जाता है। और फिर हम कहते हैं इंडिया तो फ्यूचर रेडी है। मेरा निर्मला ताई से सिर्फ एक ही सवाल है, ये जो आम आदमी से इतना टैक्स वसूला जाता है, इसमें से कुछ पैसा उनकी एजुकेशन पे भी लगेगा या सारा पैसा अपने पार्टी फंड और इलेक्शंस में लगाएंगे? चलिए अब देखते हैं बाल की कहानी। बाल एक ऐसे मिडिल क्लास परिवार से आता है जहां माँ बाप अपने जिंदगी की सारी सेविंग्स अपने बच्चे की पढ़ाई पर सिर्फ इस उम्मीद में लगा देते हैं कि वो एक डिग्री लेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। और यही सोचकर वो अपने बच्चे का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्कूल है जहां पे डोनेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे आपसे इतना पैसा लूटा जाता है जिसे चुकाते चुकाते एक मिडिल क्लास परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। बैंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज में एक एलकेजी में पढ़ते हुए बच्चे की फीस भी 3.5 लाख से ऊपर चल जाती है। और असली स्कैम भी यही शुरू होता है। बड़ी समझदारी से हमारे दिमाग में बचपन से ही ये चीज डाल दी जाती है कि 90% से ऊपर मार्क्स ले आओ, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लो, एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी और उसके आगे लाइफ सेट है। और हम हमारी लाइफ का एक ही गोल बना लेते हैं कि हमें भी एक सो कॉल्ड डिग्री चाहिए। और जब ये मिडिल क्लास परिवार का लाल एक रियल वर्ल्ड में निकलता है, तो उसे पता चलता है कि डिग्री की तो इतनी वैल्यू ही नहीं है, और उसके परिवार के सपने टूट जाते हैं। चलिए अब आते हैं पाल की कहानी पे। पाल एक पॉलिटिशियन और हाईली प्रिविलेज्ड फैमिली से आता है। ये वही लोग हैं जो इस सिस्टम को बनाते तो हैं, पर बात जब खुद के बच्चों के एजुकेशन के लिए आती है तो ये उन्हें अब्रॉड एजुकेशन के लिए भेजते हैं। यकीन नहीं आता ना? चलिए देखते हैं। निर्मला सीतारमन की खुद की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रही है। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड में है। एस जयशंकर का बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। राजनाथ सिंह का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में। ज्योति राधिया का बेटा येल्स यूनिवर्सिटी में। अब आप ये आयरनी को समझ रहे हो दोस्तों? जिस हिंदुस्तान में इक्वालिटी और विकसित भारत के नारे लगाए जाते हैं, वहां का एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी रेस में बटा है जहां पे लाल जैसे बच्चे 1000 किलोमीटर पीछे से रेस को शुरू करते हैं। बाल तो बेचारा आंखों में पट्टी बांधे बैठा है, और पाल की रेस तो स्टार्ट ही मर्सिडीज से होती है। मेरा गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन से सिर्फ एक ही सवाल है कि जब वो खुद के बच्चों की एजुकेशन के लिए इंडिया सेलेक्ट ना करके अब्रॉड एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो हमसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम इंडिया में एजुकेशन लेके नासा चला पाएंगे? और जब यही पॉलिटिशियंस वोट्स के लिए नारे लगाते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो फिर क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत एक कीचड़ जैसी है? और इसमें गलती बस हमारी गवर्नमेंट की नहीं, हर उस पेरेंट की भी है जो अपने बच्चे का करियर सिर्फ इस बात पे डिसाइड कर लेते हैं कि उसको एग्जाम में कितने नंबर आए,
90% से ऊपर लाया तो हमारा बच्चा साइंस लेके इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। 70% से ऊपर ले आया तो कॉमर्स लेके सीए या एमबीए कर लेगा। और अगर 70 से भी नीचे आए तो उस बेचारे बच्चे को तो नालायक और नाकारा बना दिया जाता है। और ये सब चीजें हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। याद करो अपने स्कूल के दिन, पेरेंट्स का सिर्फ एक ही सवाल होता था, बेटा एग्जाम कैसा गया, मार्क्स कितने आएंगे। हमसे ये कभी पूछा ही नहीं कि बेटा आज आपने सीखा क्या। और ये ही चीजें हमारी क्रिएटिविटी को खत्म करके हमें सिर्फ एक मार्क्स लाने की मशीन बना देती है। और अगर कोई बच्चा मार्क्स की रेस से हटके ये कहता है कि उसे आर्टिस्ट बनना है, यूट्यूबर बनना है, अपना कोई भी पैशन फॉलो करना है, तो माँ बाप उसे एक बदतमीज का टैग दे देते हैं। चलिए सोचिए, आपको कहा जाता है कि आपको एक सीनरी ड्रॉ करनी है। आप में से 99% लोग ऐसा ही सोचेंगे कि कुछ पहाड़ होंगे, एक सूरज होगा, एक नदी होगी, एक झोपड़ी होगी और वहां पे कुछ चिड़ियाएं उड़ रही होगी। इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से डिजाइंड है कि हम सब एक ही तरह से सोचें। हम सब इसी 99% लाने की रेस में लगे रहते हैं और इसी से हमारी क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आधे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स इन सब के अलावा भी कोई स्ट्रीम्स होती है, जैसे रोबोटिक्स, आर्कियोलॉजिस्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। और ये सब स्ट्रीम्स हमारी स्कूल्स में होती भी नहीं है, क्योंकि इसमें मासेस नहीं आती ना, तो रेवेन्यू भी नहीं आता, तो फिर हमारे स्कूल्स का धंधा आखिर चलेगा कैसे। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से हर साल करीब 15 लाख से भी ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर इनमें से सिर्फ 10% ही ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयबल होते हैं। और इसका मैसिव रीजन यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो बता देता है कि डिग्री लेनी कैसे है, पर ये नहीं बता पाता कि इस डिग्री को और अपनी स्किल्स को यूज करके सक्सेसफुल कैसे होना है। अब एक ऑनेस्ट बात, मैं भी सीए ही कर रहा हूँ। हाँ, ये वही कोर्स है जिसमें अटेम्प्ट देते देते बच्चों के 6 से 7 साल लग जाते हैं। तो क्या मैं भी इसी ट्रैप का हिस्सा हूँ? शायद नहीं, क्योंकि ये डिग्री मेरा कोई एंड गोल नहीं है। ये बस एक वो सीढ़ी है जो मेरे गोल्स को अचीव करने में मुझे एक पुश दे सकती है। अब फाइनली ये आप ही को डिसाइड करना है कि आपको इस डिग्री के ट्रैप में फंसे रहना है या अपनी स्किल्स पे वर्क करके इस ट्रैप से फ्री होके सक्सेसफुल होना है। और अब आपको ये सवाल खुद से करना होगा कि जिस डिग्री को आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, क्या वो आपको श्योरिटी देती है कि वो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। और अगर आपको इसमें डाउट है तो यस, दिस इज समथिंग सीरियस दैट वी ऑल रियली नीड टू वर्क ऑन, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक द रोड विच इज नेवर टेकन rather than taking the one which everyone is following blindly.